चलो थर्मल फिजिक्स की शीट के डाउट बताओ जल्दी। 1 से 10 कोई दिक्कत, 1 से 10 कोई दिक्कत नहीं थी, 11 से 21 में 14 अगर बाई मेटेलिक स्ट्रिप आपको नहीं पता तो ये होता है, ये अल्फा 1 या अल्फा 2 है। अगर अल्फा 1 बड़ा है तो ऑन हीटिंग ये ऐसे मुड़ जाता है। और बात बिल्कुल सही है, जो गर्म होगा वो ज्यादा एक्सपांड करेगा। गर्म करने पे जिसका अल्फा ज्यादा है ये ज्यादा एक्सपांड करेगा, और ठंडा करने पे उल्टा। ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप है। 8वां तो पिछले पेज का है, 8वां क्लास में बताया तो था। पीटी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यू होगा, टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, सॉरी। तो डी वी बाय वी इज इक्वल टू 3 डी टी बाय टी। अब कंपेयर कर लो, डी वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी होता है, तो डी वी बाय वी की वैल्यू गामा डेल्टा टी। वन प्लस गामा डेल्टा टी, ये कंपेयर कर लिया, ये आंसर आ गया। चलो 18, अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द रिमेन्स वेरीड टेम्परेचर इज, महासड़ा क्वेश्चन है ये। ऐसा बीकर है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। V1 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस V2 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है 18। इससे आंसर नहीं आ रहा है 18 में। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो 3 अल्फा की वैल्यू गामा के बराबर हो गई। चलो 22 से 31, 22 से 31 में 24 इंसुलेशन वॉल ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, द बॉक्स कीपिंग। हाँ, बातें करना बंद करें। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, बाहर का टेम्परेचर 40, अंदर का टेम्परेचर 20, रेट ऑफ मेल्टिंग पूछी होगी, तो इससे हीट बाहर निकल रही है। तो डी एच बाय डी टी, शांत हो जाओ, 24 के ए 6a स्क्वायर T2 माइनस T1 बाय थिकनेस, और क्यूब की डायमेंशन शायद कुछ और है, 6a स्क्वायर नहीं है। एरिया है LB BH HL, और ये किसके बराबर है, MS DT बाय या DM बाय DT इंटू लेटेंट हीट। बातें करना बंद करो, इधर देखो। इसमें पूरे में आइस भरी है, ये मान के चल रहा है, पूरे में आइस है और चारों तरफ से बाहर निकल रही है, तो एरिया आएगा LBH, LB प्लस BH प्लस HL, और इसका टॉइस ये एरिया है। टेम्परेचर डिफरेंस ये है, थिकनेस D है, तो KA T2 माइनस T1 बाय D DH बाय DT है, और यही DM बाय DT इंटू लेटेंट हीट के बराबर है। ये 24 था। चलो 25 6 7 8 9 10 बताओ। 26 में a cylinder of fixed capacity contains helium gas at a standard temperature, raise the temperature of the gas cylinder by this। क्या कर रहे हो? अब बोलो, ये रिवाइज नहीं हुआ। 26 NCV डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम है, NCV डेल्टा टी। 24 में 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 61 इंटू 10 पे, ये 51 कहां से हो जाएगा? हाँ, तो आंसर क्या है, 61 इंटू 10 पे माइनस 4। ये आ रहा था, अब माइनस 3 आ रहा था। अरे यार वैल्यू छापनी है यार, मैं नहीं कर रहा, ये वैल्यू छापनी है इसमें। ये क्वेश्चन लिखिए, खुद छापो, आंसर आ जाएगा।
चलो 25 से 31, 28। ये तुम लोग ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है। ये सब कॉमन सेंस की कैटेगरी के क्वेश्चन है। ये 28 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो टेम्परेचर 30 से 50 70 बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 1 मिनट में कितने का? 2 किलोग्राम का। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन 1 मिनट पर मिनट कितनी है? 2 किलोग्राम इंटू एस 4200 इंटू डेल्टा टी 70 माइनस 30। ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन 1 मिनट है। और एनर्जी रिसीव्ड बाय फ्यूल, और रिसीव्ड बाय फ्यूल क्या होगा? डीएम बाय डी टी इंटू 2.5 इंटू 10 पे 4, और डीएम बाय डी टी किलोग्राम पर मिनट। तो ये है जूल पर मिनट, जूल पर किलोग्राम। तो ये जूल पर मिनट है, ये भी जूल पर मिनट है, क्योंकि 2 किलोग्राम पर मिनट 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस यूनिट से अंदाज लगाओ। ठीक है, तो इक्वेशन में लिखता हूं डीएम बाय डी टी एस इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एम बाय डी टी इंटू सी। सी क्या है इसकी? हीट ऑफ कंबशन। ये इक्वेशन है, ये दोनों वैल्यू बराबर करनी है। तो यूनिट से भी देख लिया करो, समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं। 32 से 41, 32 से 41 कोई सा बताना है? 38, 38 में स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर एम एस डेल्टा टी हो गया। और क्या? तो टोटल स्प्रिंग के पास एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये एम एस डेल्टा टी और एम डैश एस डैश डेल्टा टी के बराबर होगा। तो दिया होगा ना, स्प्रिंग का तो लेना नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एम एस का प्रोडक्ट ही दे रखा है 400 जूल पर केल्विन, डेल्टा टी एम डैश पानी कितना है? 500 ग्राम 0.5 4180 इंटू डेल्टा टी, और के की वैल्यू दी है 800, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्या पानी 1 kg है क्या? इसमें एम एस का प्रोडक्ट ही दे रखा है, स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक हीट है क्या? सॉरी, तो 1/2 400 जूल पर किलोग्राम इंटू डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी, बराबर कर दो। और बोलो जल्दी 40 41। तो कंडक्शन वाले में 43 से 49 कोई डाउट हो तो 45, 45 में डाउट होगा। 44 तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए, 44 तो ऐसे हो जाएगा ना 100 t 0 जितना। 45 में ये क्वेश्चन ऐसे है, बातें करना बंद करें। 45 में ये एक स्फीयर है और हीट रेडियली फ्लो हो रही है, और अगर हीट यहां से यहां ऐसे फ्लो होगी तो इंटीग्रेशन करके आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो x पे जो ये शेल बनी इस हिस्से का 1/k L बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये dr आया, इंटीग्रेशन कर दें तो R इक्विवेलेंट निकल आया R1 से R2। ये आंसर आ गया। और dr बाय ये dh बाय dt की वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस बाय R इक्विवेलेंट।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन से मिलेगा, ये यहां छापेंगे तो हीट फ्लो मिल जाएगी। बाकी इस पेज पे कोई दिक्कत नहीं है। 46, ये तो बहुत सड़ा लग रहा है क्वेश्चन, आंसर मैच नहीं कर रहा है। A rod CD of is joined to the middle of identical rod AB, identical rod मतलब ये R/2 R/2 R। अब नहीं कर रहा है मैच। और थर्मल रेजिस्टेंस इसका 10 है, किलो केल्विन पर वॉट, इसका है 5, इसका है 5। मुझे लग रहा है कि शायद इसका 10 है, इनका भी 10-10 ले लिया होगा। ये रॉड और ये रॉड आइडेंटिकल दी है तो ये 10 है, तो ये 5-5 होंगे दोनों। अब आ रहा था इससे आंसर, ठीक है। और हीट करंट मतलब सिंपली करंट ही है। चलो 50 से 56, 50 से 56 हो गए। लास्ट 57 से 64 हो गए। 60 में बोला था ना शायद 75 है वो 768 758 लिखा, वो 75 है। नहीं, एक मिनट, 61 में देखिएगा 60 से 40 का अलग और 40 से 20 का अलग। इसका आंसर आया 6, इसका आंसर आया 10, तो टोटल आंसर हो गया 16। अब क्वेश्चन ये कह रहे हो कि डायरेक्ट इन दो के बीच में लगा सकते हैं कि नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? यहां से यहां जाने पे 2 स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन ऐसे हैं, डायरेक्ट लगाते तो अप्रोक्सीमेशन ये बनता। बताओ कौन सा ज्यादा सही है? नीचे वाला ज्यादा सही है। तो जितने छोटे इंटरवल लेंगे उतना बेहतर आंसर आएगा, तो इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो डायरेक्ट आप इसके बीच में ना लगाएं, इंस्टॉलमेंट पे लगाएं, पहले इसका अलग फिर इसका अलग। केटी जी, थर्मो की शीट मिल गई सबको? ये टॉपिक भी काफी ज्यादा पूछा गया है मेंस में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आसान है। तो पहले केटीजी में काइनेटिक थ्योरी पढ़ चुके हो तो मैं फॉर्मूले ही रिवाइज करवाऊंगा, और इनको आप शॉर्ट नोट्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। जो मैं लिख रहा हूं, जो पॉइंट लिख रहा हूं, आपको उन पे ध्यान देना है। तो काइनेटिक थ्योरी में पहला एजम्पशंस हमारे क्या थे, हालांकि ये भूलने वाली बात नहीं है। एजम्पशंस, तो एजम्पशंस इलास्टिक स्फीयर्स, ये हमने माना था, और नो अट्रैक्शन और रिपल्शन हमने ये माना था, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन of velocity and mass। एजम्पशन हमारी ये थे, सभी पार्टिकल इलास्टिक स्फीयर है, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है उनके बीच में, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब हर डायरेक्शन में वेलोसिटी एक सी है, मास एक सा है, और इसी से हमने कहा था एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो अब हम देख रहे हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। तो अब अलग अलग टर्म, पहला वेलोसिटी एंड स्पीड। तो वेलोसिटी का एवरेज 0 है, लेकिन स्क्वायर का एवरेज x का, y का, z का, तीनों आपस में बराबर है। और ये कितना है?
1/3 VRMS का स्क्वायर, और इसे VRMS कितना होता है 3 kT/m, तो VRMS/3, ये 3 स्पीड आई थी हमारी, ये dN/dV का ग्राफ वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ जो भी कहें, ये हमारी V कौन सी है मोस्ट प्रोबेबल, ये V एवरेज, ये V RMS। इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, नहीं ये नंबर ऑफ पार्टिकल है। केमिस्ट्री में जो होता है वो ये होता है, केमिस्ट्री में इसका ग्राफ इसके साथ होता है, ये एरिया बनाता है, नहीं आया समझ में, देखो dN/dV y dx, यही बनता है एरिया, और dN का इंटीग्रेशन n कांस्टेंट वैल्यू है, कंफ्यूज मत होना, n बाहर निकला, dN का इंटीग्रेशन n/n 1। तो केमिस्ट्री में ये प्रोबेबिलिटी प्लॉट होती है, मैं dN/dV प्लॉट कर रहा हूं, तो इसका एरिया जब लेंगे तो dN/dV इंटू dV करेंगे, n एरिया आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर, इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू 2RT/m, जब जब R लोगे m आएगा, कैपिटल M क्या है मोलर मास, और अगर आप K लेते तो मॉलिक्यूलर मास आता, m मॉलिक्यूलर मास है। एवरेज 8RT/m, RMS 3RT/m। नहीं आया ना, कहां है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, दूसरा प्रेशर, पहले काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में ध्यान दें, अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो ये बनेगी हाफ ऑफ टोटल मास n m, ये टोटल मास है, VRMS का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ये टोटल मास है, इसी को हाफ n m VRMS का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ मॉलिक्यूल, याद करिए मैं पहले भी ये कह चुका हूं, कैपिटल N मैं नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए यूज करूंगा, स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल के मास में पार्टिकल मल्टीप्लाई कर दो तो भी टोटल मास आएगा, या एक मोलर मास में नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही आएगा। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आई, और इसी को VRMS को क्या लिख सकते हैं 3 kT/m, तो ये बना हाफ ऑफ n m 3RT/m, m से m कट गया 3/2 nRT। लेकिन अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखते तो इसमें F/2 nRT होता, और F की वैल्यू 3 प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। रोटेशन में कितने मोड लेते हैं, 2 होंगे लीनियर स्ट्रक्चर के लिए और 3 होंगे नॉन लीनियर। वाइब्रेशन में 2 इंटू नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कुछ याद आया, जैसे डाई एटॉमिक में एक ही मोड है, मोनो एटॉमिक में 0 मोड है वाइब्रेशन के, डाई एटॉमिक में एक मोड है वाइब्रेशन का, पॉली एटॉमिक में पता नहीं कितने हैं, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, समझ गए। तो मोनो एटॉमिक का 0, टोटल डाई एटॉमिक का ये 2 बन जाएगा, पॉली एटॉमिक में क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर पूछी होती तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, तो कितना बनता F/2 RT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछी है, मॉलिक्यूल,
F/2kT। तो लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर दो डाई एटॉमिक गैस हैं, दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, तो दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। और होपफुली आपको याद हो, आर टी को हम हमेशा पीवी लिख सकते हैं, PV/N। और मिक्सचर के लिए क्या करेंगे? F इक्विवेलेंट हमें निकालना पड़ेगा, समझ गए? तो अभी अगले स्टेप में देखते हैं उसको। अगला तीसरा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर। और प्रेशर को हम लिख सकते हैं nRT/V या ρRT/m या 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो प्रेशर के कैलकुलेशन आएंगे nRT/V, PV = nRT, या मोलर मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो मोलर मास से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो ये रो बन जाता, RT/m। तो ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर है। अगला, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n√T/V। मतलब यह है एवरेज नंबर ऑफ कॉलिजन्स वन मॉलिक्यूल सफर्स इन 1 सेकेंड। ये एवरेज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला है n/√2 πd²V, where V average 8kT/m pi m। एक मिनट, ये उल्टा क्यों लिखा है? क्या? क्योंकि ये डायमेंशनली मैच भी नहीं कर रहा, और डी ज्यादा करने पे, अरे ये ऊपर आएगा, मैंने नीचे लिखा है √2 πd² n/V। अब ठीक है, V एवरेज, क्योंकि वो टेक्निकली भी गलत हो रहा है। n/V तो ठीक है, d डायमीटर है पार्टिकल का। और अब सोचिए कि इस पार्टिकल में छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल थे, सभी स्पीड v से जा रहे होते, और अगर इन पार्टिकल की साइज बढ़ा दो, स्पीड सेम रखो, तो सोचिए कॉलिजन ज्यादा होंगे। जितनी छोटी साइज रखेंगे कॉलिजन उतने कम होंगे। जैसे डायमीटर 0 रख दो तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स होंगे ही नहीं। तो याद रखने का तरीका यह है कि पहले यूनिट देखें, d² और v मीटर स्क्वायर, n तो नंबर है, नंबर मीटर पर सेकेंड बाय मीटर क्यूब। आया समझ में? तो नंबर पर सेकेंड लिखा है, ठीक है। तो ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जनरली इससे काम चल जाता है, लेकिन अगर केमिस्ट्री में आए या कभी कभार आए तो ये फॉर्मूला है।
कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी टोटल वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, कैपिटल एन बाय वी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। अब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, अब मीन फ्री पाथ या रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, और लास्ट मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टाइम। तो वी एवरेज बाय फ्रीक्वेंसी। ये आंसर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल छापने की जरूरत नहीं है। इसका प्रेशर 2p, वॉल्यूम v, इसका प्रेशर p, वॉल्यूम 3v, इसका टेम्परेचर T, इसका टेम्परेचर 2T। यहां ऑक्सीजन है, यहां हीलियम है। अब पूछा होता ये कंटेनर 1, ये कंटेनर 2, रेशियो ऑफ मास 1 and 2, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, क्वेश्चन छापने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बस मैं ये फॉर्मूले ही एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने, समझ लो। दोनों में गैसेस अलग अलग हैं, मासेस का रेशियो। तो बताओ मास किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही होगा। और नंबर ऑफ मोल्स पी वी बाय आर टी इनटू मोलर मास। तो ये हमने फॉर्मूला बनाया, तो पी वी बाय टी इंटू एम, तो 2p वी बाय आर टी इंटू 16 रेशो p इंटू 3v बाय r इंटू 2t इंटू 4। 32 था, O2 है, 32 होगा। कुछ कट रहा है? सब कुछ कट गया, 32:3 बन गया। चलो सेकंड में क्या पूछा है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी? n√t बाय v। लेकिन n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल को ही मैं n लिख सकता हूं। क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि एक एवोगेड्रो कांस्टेंट ही तो डिवाइड करना है, रेशो तो बदलेगा नहीं उससे। अब स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं? pv बाय आर टी इंटू वी रूट टी। वी से v कटा, क्या बना ये? p बाय रूट टी। कुछ समझ में आया कि हमेशा तरीका ये कि फॉर्मूला ढूंढो, अब जो जो दिया है उसके टर्म में फॉर्मूला रिड्यूस करो। नंबर ऑफ मोल्स थे, यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, उसको मोल से कन्वर्ट किया। एवोगैड्रो का कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट में कट जाएगा। पी वी बाय आर टी लिखा, वॉल्यूम कटा, टी रूट टी, आर कांस्टेंट है, पी बाय रूट टी। और पी बाय रूट टी तो कितना आया ये? 2 बाय रूट टी, 2p बाय कितना है? रूट टी, रेशो उसका प्रेशर कितना है? p बाय रूट टी, 2t आ गया। 2√2 रेशो 1। एक मिनट, पाई डी स्क्वायर का भी रोल आएगा, है ना? डायमीटर, हाँ एक डायमीटर का भी, डायमीटर का रोल आएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि गैसेस अलग अलग हैं। तो अब डायमीटर ऑक्सीजन और हीलियम के एटम की साइज नहीं बता सकते हैं,
क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होना चाहिए, तभी बता पाएंगे। जैसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए डायमीटर ऑफ O2 इज इक्वल टू मान लो 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ हीलियम, ऐसे कुछ देना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा उसमें पाई डी स्क्वायर आ रहा है, डी मॉलिक्यूल का एवरेज डायमीटर है, तो एक और फैक्टर आएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में n√T/v जो बन रहा था वो उसमें पाई डी स्क्वायर और आ जाएगा, तो डी स्क्वायर इंटू p/√T। कहां? हाँ उसमें भी, हाँ सॉरी मैं फिर भूल गया, गैसेस अलग अलग है तो फॉर्मूला ही बनाना पड़ेगा। क्या था ये? √2 पाई डी स्क्वायर n 8 RT/पाई मोलर मास, क्योंकि मोलर मास भी अलग अलग है, बाय v। तो ये बना डी स्क्वायर n √T/m v, और n को n लिखें तो PV/RT √T बाय मोलर मास। बहुत सारे फैक्टर आ गए, हम डी स्क्वायर एक v कट गया बस, इंटू p/√T/m, ये आया रेशो। ठीक है, अब डायमीटर वायमीटर का रेशो दिया होगा। डायमीटर कितना था? 3:1, तो 3 स्क्वायर इंटू प्रेशर की वैल्यू कितनी है 2/√T 1, मोलर मास कितना है 32, रेशो 1 स्क्वायर, उसका प्रेशर कितना है 1 बाय उसका टेम्परेचर कितना है 2, मोलर मास कितना है 4। नाइन रेशो 1। चलो तो लैम्डा में देखें, अब लैम्डा में क्या बनेगा, तो लैम्डा में भी यही रहता फैलेगा, तो लैम्डा बनेगा v एवरेज बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी थी n√2 पाई डी स्क्वायर, v एवरेज बाय v कट गया, तो अच्छी बात है, ये बना v/n√2 पाई डी स्क्वायर, और n को PV/RT इंटू v/d स्क्वायर, v से v कटा, T/v T/p/d स्क्वायर, T/p/d स्क्वायर। तो ये पूरा फॉर्मूला छापा, और फॉर्मूले में जो जो फैक्टर आए, क्योंकि v आ रहा है में एवरेज कट चुका है, इसीलिए मास का फैक्टर नहीं आया, मोलर मास का, ये बना इतना। अगला क्वेश्चन, आरएमएस स्पीड का रेशो। आरएमएस स्पीड का रेशो क्या बनेगा 3RT/m। मोलर मास दिया है, T दिया है, बाकी की हमें जरूरत नहीं है, तो √T/m। पहले का टेम्परेचर T है, मोलर मास 32 है, दूसरे का टेम्परेचर 2 है, मोलर मास 4 है, तो 1:4। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी, तो सबके फॉर्मूले बनाए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है F/2 nRT, लेकिन nRT की जगह हम F/2 PV लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो, काइनेटिक एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 2PV, रेशो 3/2 P 3V, तो 10:9। F/2 nRT था, नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हैं दोनों के, तो मैं nRT को PV लिख दिया, प्रेशर वॉल्यूम गिवन है, छाप दिया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो F/2 RT। वैसे आप F/2 KT भी लिखते तो फर्क पड़ता नहीं, रेशो तो वही रहता,
तो मैंने यहां लिखा नहीं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल है या पर मॉलिक्यूल है, ये पर मोल होता और ये पर मॉलिक्यूल होता, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो रेशो कितना बना है इधर, तो 5/2 आर इंटू टेम्परेचर कितना है T, रेशो यहां कितना बना 3/2 आर, टेम्परेचर कितना है 2T, तो रेशो आया 5:6। लेकिन तीसरा क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है F/2nRT, इसे वॉल्यूम से डिवाइड करें, F/2PV/V, F/2P, तो ये आया 5/2 2P रेशो 3/2P। आ गया समझ में? तो ये लगभग इसका सुपर सेट हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक है, तो ये देखिए, ये आड़े टेढ़े अगर कुछ आए तो प्रॉपर सोचिए अच्छे से कि उसका फॉर्मूला क्या है, पहले ही फॉर्मूला लिखिए फिर रेशो देखिए, सो दैट कोई डिपेंडेंसी मिस ना हो जाए। तो यहां एवरेज काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम कुछ और है, और इवन मैंने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा होता तो ये 3/2 nRT होता। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ही नहीं होता फिर, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम आपको 3 ही लेने, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा है, दैट मींस टोटल है। तो आ गया याद? छोटी सी शीट करो, हां निकाल ली। चलो जो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो करके दिखा दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 19। बातें करना बंद करिए। चलो सेकंड है आइडियल गैस इक्वेशन, और इसमें PV इक्वल टू nRT, और N में जितने भी तरह की गैसेस हैं सब आएंगे, जो भी इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं सभी के टोटल नंबर ऑफ मोल्स PV इक्वल टू nRT आएगा। ठीक है, या P इज इक्वल टू ρRT/m लिखूंगा, लेकिन ρRT/m लिखने में एक दिक्कत यह है कि मिक्सचर के लिए फॉर्मूले में अगर ये मिक्सचर हुआ तो मोलर मास एक से ज्यादा होंगे, तो एवरेज मोलर मास लेना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा जब भी मिक्सचर है तो PV इक्वल टू nRT लगाएं, n टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, बाकी इसमें तो सब कॉमन सेंस है ही। तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में हम बेहतर है प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। चलो, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है, और पहचानेंगे रिजिड कंटेनर से, रिजिड कंटेनर लिखा होगा इससे पहचानेंगे, और इसमें वर्क डन 0 और डेल्टा U NF/2 R डेल्टा T, तो डेल्टा Q NF/2 R डेल्टा T, उम्मीद है याद आ गया होगा, NCV डेल्टा T CV FR/2। और इसके ग्राफ अगर देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का वर्टिकल लाइन है, टेम्परेचर और प्रेशर का ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, और इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? PV इक्वल टू nRT, तो T इज इक्वल टू V/nRP, V/nR। सेकेंड आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट और जनरली ओपन टू एटमॉस्फेयर लिखा होगा, और इसके एग्जाम्पल याद रखें। यह आइसोबारिक है,
ये भी आइसोबारिक है। इसका प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस एम जी बाय ए। इसका प्रेशर कितना है? पी नॉट। और अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये देखिएगा, ये भी एक आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक इसकी जगह मैं एक मिनट ऐसे करता हूं, ये बनाता हूं, ये ज्यादा आसान। ये भी एक आइसोबारिक प्रोसेस है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका प्रेशर कितना है? 96 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। कुछ समझ में आया? क्योंकि अगर आप इसको हीट करोगे तो हमेशा इसका प्रेशर 96 ही बना रहेगा। इसको हीट करोगे तो इसका प्रेशर पी नॉट ही होगा। इसको हीट करोगे तो प्रेशर पी नॉट प्लस एम जी बाय ए ही बना रहेगा। तो जहां भी फ्री टू मूव पिस्टन, ये फ्री, आखिरकार ये भी तो एक पिस्टन की तरह है, ये भी फ्री। तो ये आइसोबारिक है। इसमें हमें पता है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, क्योंकि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये हमेशा से एन एफ बाय टू आर डेल्टा टी, ये एन आर डेल्टा टी, ये एन सी पी डेल्टा टी, और ये एफ बाय टू रेशो 1 एफ बाय टू प्लस 1। ये लगभग वैसा ही है जैसे एक ऑब्जेक्ट जब रोटेट करता है तो उसकी, जैसे सॉलिड स्फीयर है तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशो फिक्स था। ट्रांसलेशन 1, सॉलिड स्फीयर है तो रोटेशन 2/5, टोटल 7/5। तो ऐसे ही वर्क डन डेल्टा यू और डेल्टा क्यू का रेशो फिक्स है। एक कोई भी चीज पता होगी तो बाकी दोनों हम निकाल देंगे। इसके ग्राफ बिल्कुल आसान है। पी वी, अगर पी ऊपर बना रहा हूं, वी नीचे बना रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन, टी वी तिरछी लाइन। इस बार स्लोप क्या होगा? बताओ इसका स्लोप P बाय एन आर। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट और पहचानना बिल्कुल आसान कि मेटेलिक वॉल्स होंगी, मेटेलिक वॉल्स एंड स्लो प्रोसेस। जैसे इसको अगर एक्सपांड करोगे तो ये बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और इसमें डेल्टा यू हमेशा 0, डेल्टा वर्क और डेल्टा क्यू आपस में बराबर है, और कितना है ये? एन आर टी लॉग V2 बाय V1। तो यहां से जब जब ये एक्सपांड करेगा, अगर ये एक्सपांड कर रहा है मतलब ये एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग। फील करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करता तो एक्सपांड करने पे ठंडा हो जाता। अगर ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करता तो एडियाबेटिक प्रोसेस होती। एडियाबेटिक में एक्सपांशन करने में ठंडा हो जाता है, लेकिन ये आइसोथर्मल है, तो जो ही ठंडा होगा बाहर से हीट आएगी, इसको वापस से गर्म कर देगी। पक्का समझ में आया? सिमिलरली अगर मैंने कंप्रेस किया होता तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में गर्म हो जाता, तो इसको अपनी हीट बाहर फेंकनी पड़ेगी। ठीक, तो अगर ये एक्सपांड करेगा, इफ एक्सपांड्स देन इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और अगर ये कंप्रेस करेगा, कंप्रेस्ड,
releases heat to the surrounding. और इस वाले केस में हीट देने पे एक्सपांड होता है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। इस वाले में हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सपांड नहीं होता, एक्सपांड्स एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस। और लास्ट वाले में हीट देने पे एक्सपांड्स बट टेम्परेचर कांस्टेंट। तो मैं ये आपको सलाह दूंगा कि ये बिल्कुल कॉमन सेंस बनाने की कोशिश करें कि आइसोकोरिक में आप गर्म करोगे तो एक्सपांड नहीं होगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, आइसोबारिक में गर्म करोगे एक्सपांड भी होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन आइसोथर्मल में गर्म करने पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, एक्सपांड होगा। तो बस क्वेश्चन में हमें गैसेस को पहचानना है, प्रोसेस को पहचानना है, कौन सी प्रोसेस है और फॉर्मूला लगाना है। बोलो। हाँ बिल्कुल, वो आइसोथर्मल, वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगी, उतनी ही हीट आइसोकोरिक में दोगे तो टेम्परेचर ज्यादा आएगा ना। वही हीट आइसोकोरिक को दे दोगे तो टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा। चलो बातें करना बंद करिए। हीट सप्लाइड टू रेज द पिस्टन बाय 3 सेंटीमीटर, और ये फ्री है पिस्टन पहले। तो अब अगर फ्री है पिस्टन मतलब इसका प्रेशर जो भी है वो कांस्टेंट है। और अब अगर मैंने इसको 12 सेंटीमीटर से 15 कर दिया तो वॉल्यूम कितना गुना हो गया? इसका वॉल्यूम अगर V था तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 15V/12, 5V/4, तो 25% वॉल्यूम बढ़ गया। प्रेशर सेम है, वॉल्यूम V/4 हो गया, तो टेम्परेचर 5T0/4। और T0 की वैल्यू कितनी है? तो पहले में यहां T0 300 है, तो ये 300 केल्विन है। अब कितना हो गया? 375 केल्विन। तो 75 केल्विन हमने टेम्परेचर का चेंज किया। हीट कितनी दी? अब अगर ये पूछा है तो हीट कितनी दी इस प्रोसेस से इस प्रोसेस के दौरान? तो चूंकि आइसोबारिक है तो NCP डेल्टा T लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, उसके पहले Cp की वैल्यू, डाई एटॉमिक है तो FR/2
प्लस आर डेल्टा टी, तो ये बना 7/2 एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूं 7/2 पी डेल्टा वी, क्योंकि यहां नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ती मुझे। बिल्कुल निकाल के छाप सकते थे लेकिन मैंने ऐसे किया। अब इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर पी की वैल्यू पी नॉट प्लस एम जी बाय एरिया। एम जी की वैल्यू 50, एरिया की वैल्यू 10 इंटू 10 पे -4, तो 5 इंटू 10 पे 4, 0.5 एटमॉस्फेयर लिख सकता हूं। तो इसका प्रेशर था 1.5 एटमॉस्फेयर, तो 7/2 प्रेशर है 1.5 एटमॉस्फेयर। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम यही तो है। एरिया कितना, लेंथ कितनी आई 3 सेंटीमीटर, एरिया कितना आया 10, तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर बन जाएगा, सब कुछ घट गए, 10 पे 5, 10 पे 6 0, 15 का 3 गुना 45, कुछ नहीं घट रहा है, 7 इंटू 4.5/2। ठीक है, तो 15.75 जूल। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें अगर मैं हीट निकाल चुका हूं, बाकी चीजें पूछी नहीं गई। अगर पूछी होती बताओ इसमें वर्क कितना होता, इसमें डेल्टा यू कितना होता। हीट हम निकाल चुके हैं, हीट हमारा आया 15.75 जूल। तो वर्क डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 7/2 एन आर डेल्टा की वैल्यू 15.57 है, तो ये 75, दिस इंटू वर्क डन 2/7। 7/2 एन आर डेल्टा टी की वैल्यू उतनी है, तो एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 2/7। और डेल्टा यू कितना बनता 5/2 एन आर डेल्टा टी, तो 5/7 15.75। तो मुझे आइसोबारिक में जो जो याद दिलाना था मैं सब कुछ याद दिला चुका हूं। पहला पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी गर्म करेंगे एक्सपांड होगा, और जितना फ्रैक्शन एक्सपांड होगा उतना ही फ्रैक्शन टेम्परेचर बदला होगा। तो अगर ये 12 से 15 मतलब 25% बढ़ गया, तो 5/4 ये हुआ, तो टेम्परेचर भी 5/4 हुआ होगा। क्लियर? उससे हम टेम्परेचर चेंज निकाल लेंगे। तो या तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे या प्रेशर और वॉल्यूम गिवन होगा। तो वर्क डन डेल्टा यू डेल्टा क्यू सबकी कैलकुलेशन एक से हैं, क्योंकि एनआर डेल्टा टी की जरूरत है। उसके बाद एक फैक्टर आएगा, वो तो हम अंदाज लगा ही लेंगे। अब लेकिन अगला क्वेश्चन पूछा है कि पिस्टन को अगर मैं क्लैंप कर दूं और वही हीट इसको दे दूं, इसको फिक्स कर दिया, इसको वही हीट दी, पहले 300 डिग्री था, तो इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इसका टेम्परेचर कुछ और बढ़ेगा, उसका 375 था, इसका 375 की जगह कुछ और होगा। हीट कितनी दी हमने 15.75, तो अब टेम्परेचर कितना बढ़ेगा इसका। तो अब हम फॉर्मूला यही लगा सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। तो n इंटू 5/2 आर डेल्टा टी, तो 5/2 एन आर डेल्टा टी। और एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं 5/2, क्या लिख सकते हैं पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, समझ गया ना, वी डेल्टा पी। ठीक है, या इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं कैसे, पी वी बाय आर टी। समझ गए? एक तो तरीका यह था पूरा छाप दो, लेकिन हमारे पास एक बेहतर तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, कि हम इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वही हीट हम यहां दे रहे हैं, वही हीट वहां दे रहे हैं, सेम टेम्परेचर चेंज होता अगर मोलर हीट कैपेसिटी सेम होती, लेकिन यहां मोलर हीट कैपेसिटी थी 7R/2,
यहां मोलर हीट कैपेसिटी है 5R/2। हीट सेम दे रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कम हो गई तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। और कितना ज्यादा बढ़ेगा? जो इनका रेशो है, रेशो कितना है 7:5। तो पहले कितना बढ़ा था हमारा 75, अब 75 इंटू 7/5 125 डिग्री सेल्सियस, इतना बढ़ जाएगा। 105 है, ओके 105 है, सॉरी 105। कुछ समझ में आया क्या किया? मैं सिंपली ऐसे कह रहा हूं, एन सी पी डेल्टा टी पहले फॉर्मूला यूज हो रहा था, अब एन सी वी डेल्टा टी यूज हो रहा है। तो डेल्टा टी और डेल्टा टी डैश का रेशो सीपी और सीवी के रेशो के बराबर होगा। तो होपफुली याद आ गया होगा। हाँ, कॉपी में लिखे हैं क्वेश्चन ऐसे, जो कॉपी बनाई है ओरिजिनल उसमें लिखे हुए होंगे क्वेश्चन। ये मैंने तो बस बहुत सारे क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, और इतना टाइम अगर लिखने लग गए तो फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं अपना। समझने पे फोकस करो। चलो दूसरी प्रोसेस आइसोथर्मल। जनरली आइसोथर्मल पर से क्वेश्चन काफी कम बनते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये होता, ये 25 सेंटीमीटर, पी एटमॉस्फेरिक 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये 40 सेंटीमीटर। इसको इन्वर्ट किया, ये लेंथ कितनी होगी? स्लोली इन्वर्टेड, और L कितना है? दूसरा, हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सराउंडिंग इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। तो यहां प्रोसेस स्लो है, और ये मर्क्यूरी इन्वॉल्व हो रहा है, मेटेलिक है, मेटेलिक पिस्टन हो गया। मर्क्यूरी एक मेटेलिक पिस्टन की तरह बिहेव करेगा, तो हीट एक्सचेंज अलाउड है। तो जब हम यहां से यहां ले जाएंगे तो बताओ इनिशियल प्रेशर, इसका प्रेशर इनिशियल कितना है? कितना है बोलो? क्या कर रहे हो यार? एटमॉस्फेरिक 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ओके, मैंने उल्टा बना दिया है, इसलिए नहीं बोल रहे थे, हो सकता है इसलिए ना बोल रहे हो। हाँ, यहां से 75 सेंटीमीटर था, तो इसका प्रेशर 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि 25 इसका है। और जब हम इसको पलट देंगे तो अब इसका 25 है, तो ये कितना बनेगा प्रेशर? 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और प्रेशर आधा, तो ये लेंथ कितनी है 40, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई 80। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये पहला पार्ट। लेकिन इस दौरान आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ है, और आइसोथर्मल एक्सपांशन मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड। और सही भी बात है, डेल्टा W पॉजिटिव है तो डेल्टा Q भी पॉजिटिव होगा।
क्योंकि एब्जॉर्ब वाला डेल्टा क्यू पॉजिटिव है। तो डेल्टा क्यू ही वर्क डन है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? एन आर टी लॉग V2 बाय V1। टेम्परेचर दिया होगा, नहीं दिया? 27 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1, आर की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर 300 इंटू लॉग 2। इतनी हीट इसने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब की होगी। अरे यार, कुछ भी लिखोगे? अरे बस समझ लो, इतना टाइम थोड़ी। तो देखो, समझो, खत्म करो। शीट करना उसमें आएगा। और अगली प्रोसेस एडियाबेटिक। और एडियाबेटिक कैसे? इंसुलेटिंग वॉल्स होंगी या फास्ट प्रोसेस लिखा होगा। तो एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू हमारा 0 है, डेल्टा यू हमारा डेल्टा डब्ल्यू का नेगेटिव है। इसका मतलब अगर एक्सपांड करेंगे तो कूलिंग होगी, और कंप्रेस करेंगे तो हीटिंग होगी। कूलिंग हीटिंग इस सेंस में है कि टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। सराउंडिंग से कोई हीट एब्जॉर्ब होनी नहीं है। आप एक्सपांड करोगे, कूलिंग होगी, कंप्रेस करोगे, हीटिंग होगी। इक्वेशन क्या बनती है इसकी? पी वी पे गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, या टी वी पे गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। गामा कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 + 2/f या CP/CV। और ध्यान दें, अगर मिक्सचर है तो गामा ऑफ मिक्सचर 1 + 2/f इक्विवेलेंट। f इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? N1F1 N2F2 बाय N1 + N2। और एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी ग्राफ ऐसा होगा, टीवी ग्राफ भी ऐसे ही होगा। लेकिन उम्मीद है आपको कुछ याद हो। मैंने कहा था पीवी ग्राफ में कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दिखने में एक से ही होते हैं। कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक? ऊपर वाला आइसोथर्मल, क्योंकि पावर जितनी ज्यादा लगाओगे उतना तेजी से गिरेगा। ये आइसोबारिक, ये आइसोकोरिक। तो एडियाबेटिक इज मोर स्टीप। और वापस जा रहे होते तो ये वाला कौन सा है? एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल। A piston in adiabatic chamber containing mixture of 2 gram of hydrogen and 4 gram of helium at 27 degree Celsius is suddenly pushed to decrease the volume by 75%. Find final temperature, work done. छापना नहीं है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए। अ पिस्टन इन एडियाबेटिक चैम्बर, ये लिख ही दिया। तो एडियाबेटिक चैम्बर में पिस्टन को हम दबा रहे हैं। इसका प्रेशर मान लो P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। ये
और सडनली हमने पुश करके इसके वॉल्यूम को कितना बना दिया, बताओ। सडनली पुश्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम बाय 75%, तो वॉल्यूम हो गया V/4, बाकी अननोन है। अब ये प्रोसेस एडियाबेटिक है तो हमें गामा चाहिए, गामा चाहिए तो F चाहिए, और F आएगा N1F1 N2F2 बाय N1 प्लस N2। N1 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल, 1 मोल हाइड्रोजन के डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, हीलियम का 4 ग्राम, इसका भी 1 मोल 3, 1 प्लस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए 4। गामा आया Cp/Cv, तो Fr/2 प्लस R बाय Fr/2 या 1 प्लस 2 बाय F 3/2। और गामा मिला तो हमें इक्वेशन मिली PV⁵ इक्वल टू कांस्टेंट, तो P0 V0 पे 3/2 इज इक्वल टू P V0/4 पे 3/2। तो P की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 8P, 8P आ गई। और टेम्परेचर निकालें तो या तो TV पे 3/2 -1 1/2 इज इक्वल टू T V0/4 पे 1/2, टेम्परेचर 2T0। और शायद सोच भी सकते थे P0 V0 T0 से अगर हमारा वॉल्यूम V0/4, प्रेशर 8P0, तो यहीं से दिखा टेम्परेचर 2T0, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो कंजर्व्ड है। अब हमें निकालना था वर्क डन, और वर्क डन कैसे मिलेगा, तो बताओ इसके वर्क डन का फॉर्मूला या तो आपको याद हो P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा -1, नहीं याद है, जो कि कायदे से याद नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा U का नेगेटिव ही तो वर्क डन है। तो NF/2 R डेल्टा T ही तो वर्क डन है, तो हम जबरदस्ती क्यों एक नया फॉर्मूला याद करें। अब F/2 जरूर याद दिलाता हूं, F/2 ही 1/γ-1 होता है। क्यों, गामा 1 + 2/f है, तो 2/f की वैल्यू γ-1, F/2 1/γ-1। और NR डेल्टा T का नेगेटिव, और NR डेल्टा T होता है P2V2 माइनस P1V1, लेकिन ऑर्डर पलट जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा नेगेटिव है। तो मैं रिकमेंड करूंगा फॉर्मूला याद रखना हो तो रखो, अदरवाइज ये इससे सॉल्व करें। NF/2 R डेल्टा T, बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो वर्क डन आया, वर्क डन NF/2 R डेल्टा T, नंबर ऑफ मोल्स 2, एक मोल दोनों का, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4/2, R 25/3, और टेम्परेचर T0 की वैल्यू 300 केल्विन है, तो 2T0 की वैल्यू 600 केल्विन, तो डेल्टा T 300 केल्विन। आ गया समझ में, 2 से 2, 3 से 3, 25 का 4 गुना 100, 10/4 जूल। और नेगेटिव आया क्योंकि वर्क डन बाय गैस पूछा है, एक्सटर्नल एजेंट पूछा होता तो प्लस आता, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट जिस तरफ ले जा रहा है उसी तरफ जा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट ने पॉजिटिव वर्क किया है, लेकिन फिजिक्स में वर्क डन बाय गैस बोलते हैं। और गैस एक्सपांड करना चाहती है, ये कंप्रेस हो रहा है, इसीलिए गैस के अगेंस्ट काम हो रहा है, इसीलिए आंसर नेगेटिव। और एनर्जी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कहीं तो आएगी, जो तो कॉमन सेंस से सोचिए, जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया वो इसके अंदर स्टोर हो गया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 10/4 है, वो केमिस्ट्री वाला है। फिजिक्स में तो हमें वर्क डन बाय गैस ही लिखना है, कंप्रेशन में नेगेटिव, एक्सपांशन में पॉजिटिव। और डेल्टा एनर्जी 10/4 जूल। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर दो फिर।
हाँ, क्वेश्चन में क्वेश्चन 49, 51, 53, 54, 55, 56। एक शीट मेरी वापस मिल गई शीट। हाँ, कहां थे अपन? 49 आगरा आ गया, 51 बॉम्बे, 53 आगरा कर लो, 54 अभी लाता हूं, रुको, अरे रुक जाओ। आइसोथर्मल में हीट गिवन, आगरा बिल्कुल गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है। इंटरनल गैसेस विल डू पॉजिटिव, डी भी सही है, सी और डी सही है। कौन सा होता है? 54 का दिल्ली। एक्सपांशन में वर्क पॉजिटिव होता है, फिजिक्स है। हीट करोगे एक्सपांड होगा, और एक्सपांड करने में वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन मतलब वर्क डन बाय गैस है। 55 बॉम्बे, 56 आगरा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ गए? 5, रेशो यही रेशो है। 61 गोला, 62 अरे यार ये कैसे इसमें गलत हो रहा है? सेम कंडीशन V1 टू V2, प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक। ये W1 है, W1 आइसोथर्मल, W2 एडियाबेटिक, W3। तो वर्क डन सबसे बड़ा, फिर W1, फिर W2। ये कौन सा होता है? और यही तो मैंने बनाया था कुछ देर पहले। 61 अभी देखता हूं। इनिशियल द वॉल्यूम ऑफ द गैस देन कंप्रेस ड्यूरिंग दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। यहां फॉर्मूला लगा सकते हो, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1। गामा माइनस 1 को ही F/2 लिखते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2। P1 V1 पहले प्रेशर कितना था? 75, 75। वॉल्यूम कितना था? 1200। अब प्रेशर P है, वॉल्यूम कितना है? 150। और प्रेशर कैसे निकालेंगे? PV टू दी पावर 3/2 बराबर करके, नहीं गामा, गामा कितना है? 5/3। और वॉल्यूम 1200 से 150 हो गया, 1/8। तो वॉल्यूम V से V/8 हो गया, तो प्रेशर P से 32। सही है? तो 32 इंटू 75। अब ये सिंप्लीफाई कर लो, तो आंसर कितना बना? बॉम्बे। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये पॉजिटिव होगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, नेगेटिव होगा अगर टेम्परेचर घटेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा वर्क डन नेगेटिव। इसमें एब्जॉर्ब्ड वाला पॉजिटिव था और रिलीज्ड वाला नेगेटिव था। तो इसमें क्वेश्चंस जैसे P और V का ग्राफ ये दे रखा है, या तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये वॉल्यूम V0, ये वॉल्यूम मान लीजिए 3V0, ये प्रेशर P0, ये प्रेशर P0/2, और ये दे रखा होता मोनो एटॉमिक। तो इसमें A से B जाने पे वर्क डन, तो A से B जाने पे वर्क डन कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व, और एक्सपांशन है तो पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और एरिया आएगा ट्रेपीजियम एवरेज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम 2V0। तो ये बना 3P0 V0/2। ये वर्क डन है। डेल्टा U
एन एफ बाय टू आर डेल्टा टी, इसे एफ बाय टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन आर डेल्टा टी को ऐसे छापा जा सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2, फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम पी नॉट बाय टू 3 वी नॉट, इनिशियल पी नॉट वी नॉट, तो 3 पी नॉट वी नॉट बाय 4। तो डेल्टा डब्ल्यू इन दोनों क्यू इन दोनों का समेशन है, तो 3/2 प्लस 3/4 पी नॉट वी नॉट। याद आया पहला कि ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, जहां हमें इक्वेशन की जरूरत नहीं, एरिया अंडर द कर्व से हमने प्रेशर निकाला, फाइनल और इनिशियल कंडीशन घटाई, उससे डेल्टा यू निकाला, इससे वर्क निकाला, डेल्टा क्यू निकाला, तीनों ऐड कर दिए, दोनों ऐड कर दिए, आंसर मिल गया। दूसरा तरीका इसी में करने का कि हो सकता है इक्वेशन दी है पी वी टू दी पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट या पी वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये मान लो डाई एटॉमिक दिया होता और क्वेश्चन में दिया होता पी नॉट वी नॉट टी नॉट से हम वॉल्यूम दुगना कर रहे हैं। बाकी कंडीशन बताओ, वॉल्यूम डबल करेंगे तो प्रेशर बाय 4 और टेम्परेचर बाय 2। तो अब डेल्टा यू तो बहुत ही आसान है, पी डी डेल्टा यू एफ बाय 2 पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, या एफ बाय 2 एन आर टी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 एन आर, टेम्परेचर टी नॉट बाय 2 माइनस टी नॉट माइनस 5/4 एन आर टी नॉट। याद आ गया? डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पी डी वी का इंटीग्रेशन के बाय वी स्क्वायर डी वी, कहां से कहां तक, वी नॉट से टू वी नॉट, के बाय वी स्क्वायर का के बाय वी, ये आया, तो आंसर कितना बना, के बाय 2v नॉट। लेकिन के की वैल्यू कितनी है, हमने पी वी स्क्वायर इक्वल टू के माना, तो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, तो के को पी नॉट वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी नॉट वी नॉट बाय 2। तो बस हो गया, और क्या। तो डेल्टा क्यू मिल गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो 5/4 एन आर टी नॉट नेगेटिव में, उसका पॉजिटिव में एन आर टी नॉट बाय 2, और इसी को 5/4 और 2/4 3/4 एन आर टी नॉट। तो यहां हीट नेगेटिव आई, वर्क पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। लेकिन इसमें एक बेसिक चीज हमने देखी थी, मोलर हीट कैपेसिटी हम रट सकते थे। बताओ, आइसोकोरिक के लिए CV FR/2, आइसोबारिक CP FR/2 प्लस R, आइसोथर्मल C इंफिनिटी, एडियाबेटिक 0, पॉलीट्रॉपिक PV टू दी पावर ईटा। बताओ C की वैल्यू FR/2 माइनस R अपॉन ईटा माइनस 1। ये याद रखो, R बाय गामा माइनस 1 माइनस R बाय ईटा माइनस 1। तो दरअसल हम अगर यहां लगा देते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम यहां PV टू दी पावर ईटा इक्वल टू कांस्टेंट का रिजल्ट लगा दें, तो R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन ईटा माइनस 1, गामा की वैल्यू 3/2R माइनस R अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना बना, 3/2 माइनस 1 R/2। तो मोलर हीट कैपेसिटी सीधे ये है। अब डेल्टा क्यू निकालना है, तो हम एन सी डेल्टा टी लगा दें।
शायद 1/4 आ रहा होगा, है ना, जो भी है ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये वाला पॉलीट्रॉपिक का सीधा रिजल्ट ये है, और ये रिजल्ट अगर है तो हम सीधे हीट निकाल सकते हैं। अदरवाइज हीट 2 स्टेप में निकालनी पड़ेगी कि पहले डेल्टा डब्ल्यू निकालो फिर डेल्टा यू निकालो। तो हीट के क्वेश्चन लंबे चले जाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। बातें करना बंद करिए। फाइंड डेल्टा क्यू फॉर प्रोसेस 3। एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, छापने की जरूरत नहीं क्वेश्चंस को। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डेल्टा क्यू 20 है, डेल्टा डब्ल्यू नहीं पता पहली प्रोसेस में, लेकिन डेल्टा यू पता है। तो बताओ पहली प्रोसेस के लिए यहां से यहां तक जाते इस प्रोसेस के लिए हीट 20 जूल दी, इंटरनल एनर्जी 10 जूल है, तो वर्क डन 10 जूल। अब इस प्रोसेस के लिए हीट कितनी है? हीट हमारी 5 जूल है। वर्क डन कितना है? पी वी ग्राफ वर्टिकल लाइन 0, तो डेल्टा यू कितना है? 5 जूल। और अब अगर मान लो प्रोसेस ऐसी होती, मैं इसको साइक्लिक प्रोसेस बना दूं, मैं साइक्लिक बना दे रहा हूं, तो मुझे ये वर्क डन नेगेटिव देना पड़ेगा। तो इसका वर्क डन -8 जूल है। ऑब्वियसली इससे तो कम आना था मैग्नीट्यूड में, एरिया कम है, समझ गए? डेल्टा यू इसका कितना है? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होगा। 10 यहां, 15 यहां, 15 बढ़ा तो यहां -15 घटा होगा, तो यहां डेल्टा क्यू कितना ले सकते हैं? -23 जूल। आया समझ में? और अब जरा इस प्रोसेस को देखें, तो इस पूरी प्रोसेस में हम हीट कितनी ले रहे हैं? यहां से हमने हीट ली कितनी? 20 जूल। यहां से हमने हीट अंदर ली कितनी? 5 जूल। यहां से हीट कितनी फेंक दी? 23 जूल। तो फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए डेल्टा वर्क कितना है? 2 जूल। डेल्टा वर्क ऐसे भी सोच सकते थे, 10 यहां बिल्कुल नहीं, -8 यहां, तो इसका एरिया 2 जूल रहा होगा। साइक्लिक का डेल्टा यू 0, साइक्लिक का डेल्टा डब्ल्यू 2 जूल, डेल्टा क्यू। लेकिन अगर इफिशियंसी पूछी होती, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है इंजन की इफिशियंसी? वर्क डन अपॉन क्यू इन। तो दरअसल हमने हीट एब्जॉर्ब की 25, इसमें से 23 फेंक दी, तो हमने सप्लाई की थी 25, 23 फेंक दी, 2 ही हमारे काम की है। तो जितनी हमने हीट दी उसका कुछ ही हिस्सा हमें काम करने को मिला, तो ये इसकी इफिशियंसी है, इंटू 100% में आ जाएगा। तो होपफुली याद आ गए होंगे पॉइंट। क्वेश्चन 41, 40, 42,
चलो आंसर 41 दिल्ली, 41 का दिल्ली, 40 का दिल्ली। मस्ट इंक्रीज लिखा है इसीलिए गलत है। क्लियर? हो सकता है आइसोथर्मल हो प्रोसेस। 42 दिल्ली, दिल्ली। डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पता तो हम इससे करेंगे, डेल्टा क्यू 0 गिवन है, डेल्टा यू की वैल्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन यहां वर्क डन अपने आप में नेगेटिव है तो डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव है। एरिया अंडर द कर्व। 44 का बॉम्बे, 45 चेन्नई पाथ फंक्शन, 48 47 है, सॉरी 47 का बॉम्बे, 48 का चेन्नई। ये कुछ गलत नहीं लिखा है। 48 में डेल्टा यू ए इक्वल टू डेल्टा यू बी और डेल्टा वर्क ए इज ग्रेटर देन डेल्टा वर्क बी, डेल्टा क्यू ए ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी। क्योंकि जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा, डेल्टा यू तो पाथ पे डिपेंड करता नहीं। तो एक भी आंसर नहीं है, ये होना चाहिए। 39 आगरा, 58 बॉम्बे, 58 तो महासड़ा है, वर्क डन पूछा है शायद, B2E2F, D2E बाय द गैस क्यों होगा लेकिन ये? ओके डी ऊपर है, ओके D2E2F वर्क डन, ये एरिया ही बन जाएगा। चलो 39 में डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा डब्ल्यू लिखना है पी नॉट डेल्टा वी, और ये लिखना है हमें एम एस डेल्टा टी या डेल्टा एम एल। क्लियर? ये दे रखा है, आंसर निकाल लो। ये 167 आ जाएगा तो ये आंसर निकल आएगा, और ये जो भी 2270 जो दे रखा है वही आंसर है, 2257। बॉम्बे ही आ रहा है। 47 का जो दिया है बिल्कुल सही दिया है। अलोंग द पाथ ए बी, तो यहां डेल्टा क्यू 250 है, क्या सड़े क्वेश्चन करवा रहे हो? एंड 60 डेल्टा क्यू यहां कितना है? 60। इंटरनल एनर्जी अलोंग ए सी, अलोंग सी ए 180। यहां वर्क डन तो है नहीं, तो यहां डेल्टा यू 60 आ गया, यहां डेल्टा यू अननोन, ये डेल्टा यू 3, तीनों का समेशन, तो डेल्टा यू 1 की वैल्यू 120 आ गई। क्या पूछा है? वर्क डन अलोंग ए बी सी, ठीक है, वर्क डन बाय द गैस अलोंग ए बी सी, ओके एबीसी इसी पाथ में, हां सिर्फ यही पूछा है तो यही निकाल पाएंगे क्योंकि ये नहीं निकल रहा है हमसे। तो 250 और 60, टोटल डेल्टा क्यू 310, टोटल डेल्टा यू 180। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू 130 आ गया, सही तो? नहीं पूछा ही इतना है, ये निकाल ही नहीं पाएंगे हम, इसका इंफॉर्मेशन ही नहीं है।
शांत हो जाइए। और हां, ये जरूर याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए अ गैस एक्सपांड्स या गैस इज हीटेड वाया प्रोसेस in which collision frequency is directly proportional to pressure. Find heat needed to raise temperature of 1 mole of monoatomic gas by 50 डिग्री सेल्सियस। बातें करना बंद करिए। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर स्क्वायर। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? एन रूट टी बाय वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर स्क्वायर। रूट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर वी। पी वी का रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर वी। और इसे करें तो पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू दी पावर 4 वी स्क्वायर। पी क्यू वी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस सुधार के हम आंसर लिख सकते हैं पी वी टू दी पावर 1/3 इक्वल टू कांस्टेंट। और मोलर हीट कैपेसिटी होगी एफ आर बाय 2 आर बाय ईटा माइनस 1। एफ कितना है? मोनो एटॉमिक 3r/2 माइनस आर बाय 1/3 माइनस 1 माइनस आर अपॉन 2/3। तो ये कितना बना? 3r। तो पहले जो लिखा था वो मैंने सॉल्व किया। एफ इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, एन रूट टी बाय वी पी स्क्वायर। पी और वी में रिलेशन निकाला और उस रिलेशन को इसमें कन्वर्ट किया, फिर फॉर्मूला छापा। एक बार हमें ये सी मिल गया तो डेल्टा क्यू में डायरेक्टली एन सी डेल्टा टी लिख सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। ये कितना है? 3r। डेल्टा टी कितना है? 50। तो 150r। अब r को आप छाप दो 25/3 जूल। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज लंबा जाएगा आप बिना इसके करोगे तो। चलो लास्ट डिस्कशन इसमें। एंट्रोपी एंड कार्नोट इंजन। एंट्रोपी डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू बाय टी। ठीक है। और वैसे ये फिजिक्स में नहीं आएगा लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं इसके फॉर्मूले से रिलेटेड। डेल्टा क्यू क्या है? एन सी वी डी टी प्लस पी डी वी बाय टी। इसे लिख सकते हैं एन सी वी डी टी बाय टी प्लस पी बाय टी। पी आर को एन आर डी वी बाय वी लिख सकता हूं। और तो एंट्रोपी का फॉर्मूला, इसको इंटीग्रेशन कर दें, एन सी वी लॉग टी टू बाय टी वन प्लस एन आर लॉग वी टू बाय वी वन। तो इससे यह समझ में आ रहा है ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चेंज इन एंट्रोपी है। अब हमें इसमें एक ही लॉ समझना है। सेकंड लॉ हमारा क्या है? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ के कई स्टेटमेंट थे, कई स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट ये था, कार्नोट का स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने कहा एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू दिस। इन्होंने कहा ऐसा कोई इंजन नहीं जिसकी इफिशियंसी इससे ज्यादा हो। क्लॉसियस का स्टेटमेंट था, एक कैल्विन का स्टेटमेंट था, सबका कंक्लूजन सेम था। हां, क्लॉसियस ने कहा कि आप कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट तक एनर्जी नहीं ट्रांसफर कर सकते विदाउट डूइंग सम वर्क। अगर कोल्ड से हॉट पे आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है
तो आपको वर्क करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। और इन्होंने कहा कि हीट को वर्क में 100% बनाया जा सकता है, लेकिन वर्क को आप हीट में कन्वर्ट करोगे तो 100% नहीं आएगा। इन सभी का कंक्लूजन यह था कि नेट एंट्रोपी should always be greater than or equal to 0 for any spontaneous process। तो सबने अलग अलग बातें कही, तो आपको ये बातें याद रखने की जरूरत नहीं। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा था कि अगर आप ठंडे को और ठंडा करना चाहते हो तो उससे हीट निकाल के किसी गर्म को फेंकोगे, गर्म से ठंडे में अपने आप चली जाती है। उसके उल्टा करना है तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऐसा ही वर्क से आप हीट, उल्टा लिखा क्या मैंने, वर्क से हीट आप बना सकते हो, लेकिन हीट से वर्क करोगे तो 100% नहीं आएगा। जैसे बड़ा सिंपल है, ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी थी, ये रुक गया, तो पूरा ½ mv² हीट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसका उल्टा आप नहीं कर सकते। तो हमें कंक्लूजन से मतलब है कि कंक्लूजन आया कि चेंज इन एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब जरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा इंजन में, तो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से अगर T टेम्परेचर से ले रहा है और ये T/3 पे फेंक रहा है, तो यहां से अगर ये हीट Q लेगा तो यहां इसने एंट्रोपी गिरा दी, कितनी, Q/T। यहां इसने एंट्रोपी बढ़ा दी, कितनी, अब यहां जो भेजा होगा Q'/T/3, और जितनी इसने घटाई है उतनी ही बढ़ाने के लिए ये कम से कम Q/3 फेंकना पड़ेगा। अब जितनी घटाई है उतनी ही बढ़ा दी, और इससे ज्यादा भी फेंक सकते हैं। तो इसमें क्या पता चला कि अगर T टेम्परेचर से हीट ले रहे हो, T/3 पे फेंक रहे हो, तो 1/3 तो आपको फेंकनी पड़ेगी, रिमेनिंग 2/3 आप वर्क कर सकते हो। और यहां से आप लिख सकते हो इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन Q इन, और ये 2Q/3/Q कितना बना, 2/3, या इससे छोटा। तो कैरनॉट इंजन का सीधे मैं रिजल्ट यहां लिख रहा हूं। तो बस इतना समझिए कि T1 से हम हीट खींचेंगे, T2 पे हीट फेंकेंगे, तो Q इन Q आउट, और बचा हुआ वर्क होगा। तो एक तो इक्वेशन है कि Q इन की वैल्यू Q आउट से बड़ी है, मतलब वर्क डन की वैल्यू Q इन माइनस Q आउट है। और दूसरी कंडीशन है Q in/T1, एंट्रोपी घटाई है आपने, बढ़ाई कितनी है, Q out/T2, लेकिन नेट चेंज आपका बड़ा आएगा। और इन दोनों को कंपेयर करने पे जो आंसर आया वो ये है कि इफिशियंसी क्या है, वर्क अपॉन Q इन। स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आते हैं जनरली इसके। तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी। और लिखना है तो ये दो रिजल्ट लिखें, ये NCV log T2/T1, NR log V2/V1। एक ये, दूसरा कैरनॉट इंजन। बोलो, अरे ये इंट्रोपी हम कम कर रहे हैं ना, हीट खींच रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं किसी को, और यहां से हम गर्म कर दे रहे हैं।
तो जितनी हमने एंट्रोपी घटाई है उतनी ही एंट्रोपी इसकी बढ़ानी पड़ेगी, कम से कम उतनी बढ़ानी पड़ेगी। वैसे कैरनॉट इंजन होता क्या है, पीवी ग्राफ कैसा बनता है इसका, 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक। तो एग्जाम्पल ऐसे होगा, अ कैरनॉट इंजन वर्क्स बिटवीन 427 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस and ejects 20 watt heat to surrounding. Find power in, rate of work done, efficiency if temperature surrounding is decreased by 50 degree Celsius. ये नहीं छापना है क्वेश्चन। तो जिन दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, पहला काम उनको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल लो। कितना है ये केल्विन, 700 केल्विन, ये 300 केल्विन। तो ये इंजन 700 केल्विन से एनर्जी लेता है और 300 केल्विन पे फेंकता है। अब दिया क्या है कि 20 वॉट हीट फेंक रहा है, तो ये क्यू आउट का रेट 20 जूल पर सेकेंड है। तो क्यू इन, चूंकि कैरनॉट इंजन है तो जितनी इंट्रोपी बढ़ाएगा उतनी ही घटाएगा, तो हम यहां से सोच सकते हैं क्यू इन बाय 700 प्लस क्यू आउट बाय 300 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां और कैरनॉट है तो जस्ट इक्वलिटी होल्ड करेगी, तो 7/3 इंटू 20 आया। कैलकुलेशन में सहूलियत के लिए हम इसको 30 कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर 30 जूल पर सेकेंड फेंक रहा है 300 पे, तो यहां 700 पे 70 जूल पर सेकेंड एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और यहां से हम कह सकते हैं कि वर्क डन इसका कितना आएगा, इससे कितना 40 जूल पर सेकेंड। तो इफिशियंसी कितनी आएगी, वर्क अपॉन क्यू इन 4/7, या आप फॉर्मूले से छाप लो 1 - T2/T1, ठीक है, 4/7। तो आपकी मर्जी, इफिशियंसी एक बार आपने अगर निकाल ली 4/7, तो आप ऐसे सोच सकते हो 4/7, यहां से Q है तो ये चीज 4/7 है, ये 3/7 है, और 3/7 की वैल्यू 30 थी, बाकी सब निकाल लोगे। चलो अगले में क्या पूछा है, इफिशियंसी 1 - T2/T1, इसके टेम्परेचर को 50 और गिरा दिया तो ये 250 बन गया, ये कितना है 700। इफिशियंसी बढ़ जाएगी, 700 - 250 कितना बना 450/700, ये इफिशियंसी आ गई। तो जनरली इस पे से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला रटना ही है 1 - T2/T1, और उसके बाद रेशियो लगा दो। हाँ, तो उम्मीद है इसमें यह समझ में आ गया होगा, बातें करना बंद करें। 70 कैलोरी या 70 जूल 700 पे ले रहे हो तो 30 जूल फेंकनी पड़ेगी, ये अनयूजेबल एनर्जी है, ये हमारा यूजेबल एनर्जी है, वो इंट्रोपी बनाए रखने के लिए हमें फेंकनी पड़ी। कहां, अरे एनर्जी में पर सेकेंड ले लिया तो पावर बन गई, क्या बोल रहे हो? हाँ, तो पावर इन यही तो है 70।
अरे वो तो सिंबल ऐसे लिखे हैं, मैंने बोलते समय मैंने रेट बोला था, इसे रेट ऑफ वर्क बोला था, ये पावर इन है, ये पावर आउट है, वो तो अंडरस्टूड है। ओके 10वीं में थोड़ी पढ़ रहे हो कि अब तुम, तो अंडरस्टूड है कि सिंबल भले मैं यूज कर रहा हूं, यूनिट से अंदाज लगाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं। चलो अगला, रेफ्रिजरेटर। तो देखो बातें करना बंद करें, इंजन में तो बड़ा सिंपल है, रेफ्रिजरेटर भी उतना ही सिंपल है जितना इंजन है। बस रेफ्रिजरेटर में क्या करना है कि ये लो टेम्परेचर से हीट लेगा, हाई टेम्परेचर पे हीट फेंकेगा। तो सीधे न्यूमेरिकल से देखें कि अगर ये 200 केल्विन से हीट लेता और 500 केल्विन पे फेंकता, तो यहां से Q एनर्जी लेता, तो यहां 5Q/2 फेंकनी पड़ती, क्योंकि जितनी इंट्रोपी बढ़ाई है उतनी ही घटाई है उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। और अगर इतनी एनर्जी फेंकी, इसका मतलब इस बार वर्क हमें अंदर देना पड़ेगा, और कितना, 3Q/2। समझ में आया? तो हम यहां से हीट निकालेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट फेंकेंगे, ये हमारा वर्क डन है। तो वर्क इधर है, तो यहां से हम Q इन करेंगे, Q एक्सट्रैक्ट करेंगे या Q इन जो भी कहो, यहां से Q इजेक्ट करेंगे, और यहां वर्क डन ऑन सिस्टम। और यहां से Q एक्सट्रैक्टेड प्लस वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल टू Q इजेक्टेड। अब यहां कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है बीटा, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा क्या है? ऐसे सोचिए कि किसी रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस चाहिए, तो रेफ्रिजरेटर का काम है यहां से हीट छीनना, तो यहां से हीट छीना, यहां बाहर फेंका, ये वर्क किया। तो आप ये समझिए हमारा काम क्या था, ये टमाटर ठंडे करने हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में फेंक रहे हैं। तो ये टमाटर ठंडे किए, उनसे हीट निकाली, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, हमने जो काम किया वो भी इधर चला गया। लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं था, हमारा पर्पस तो ये है, और हमारा इन्वेस्टमेंट ये है। हमारे पैसे यहां नहीं लगने वाले ना यहां लगने वाले हैं, हमारा तो ये इन्वेस्टमेंट है जो बिजली का बिल है। तो क्या बनेगा, ये Q एक्सट्रैक्टेड अपॉन कितना, वर्क डन। पक्का समझ में आया? और अगर कैरनॉट इंजन इसका साइकिल बनाए तो इसका साइकिल भी यही है, बस अंतर क्या है, एरो बदल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव आएगा, एरिया पॉजिटिव है, इसका एरिया नेगेटिव है। और सही बात है, क्योंकि वर्क डन ऑन सिस्टम हो रहा है। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूला याद रखने की बजाय कॉन्सेप्ट समझिए। ये कुछ देर बाद लिखना, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लो। आ रेफ्रिजरेटर extracts 200 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड ejects टू सराउंडिंग at 77 degree Celsius. Find work needed, Q ejected और बीटा। देखो, तो हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ऐसे सोचेंगे 200 कैलोरी इसने हीट निकाला, 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन पे 200 कैलोरी हीट निकाला, फेंकना इसको है 350 केल्विन पे। तो 300 से 350 टेम्परेचर 7/6 हो गया।
टेम्परेचर 7/6 हो गया, तो ये भी 7/6 होगा। बात समझ भाई, कम से कम 7/6 होगा। तो यहां आपको वर्क कितना करना पड़ेगा बताओ? 200 का 1/6। तो ये वर्क का आंसर पहले का मिल गया 200 का 1/6। क्यू इजेक्टेड का आंसर मिल गया 200 का 7/6। कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1/6 6 है। इफिशियंसी 1 से छोटी होती है, कोइफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकता है। परफॉर्मेंस क्या है? 200 कैलोरी निकालने के लिए आपको 200 का 1/6 फेंकना पड़ा, वो वर्क करना पड़ा, और दिस अपॉन दिस 6 ऊपर चला गया। आगे फॉर्मूले समझ में? चलो क्वेश्चन 73 74। सेवेंटी थ्री 74 78, ये 3 कर दो। और हाँ, कंफ्यूज मत हो जाना कि देखो 2024 में कुछ नहीं आया। 2024 के है ही नहीं इसमें क्वेश्चन।